हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 4 का 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 15 का नाम है 3 शर्तें। तो बल को किससे हराया जा सकता है? बल को बुद्धि से हराया जा सकता है। अगर आपने दिमाग चलाया, अपनी बुद्धि चलाई, तो आप कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप उसको हरा सकते हो। तो 3 शर्तें नामक नाटक बुद्धिमता और हाजिर जवाबी के विषय में है। तो इस पाठ में राजा कृष्णचंद्र के सभी सभासद गोपाल भांड से ईर्ष्या करते थे। इसमें गोपाल भांड नाम का एक पात्र होता है, चंद्रभानु होता है, राजा कृष्णचंद्र होते हैं और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं इस नाटक में, जो अलग अलग पात्र अपना निभाते हैं। तो ऐसे कुछ पात्रों के नाम आपको याद है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे बीरबल है, तानसेन है, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने राजा कृष्णचंद्र और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहे थे। तो इसमें पहला दृश्य शुरू होता है। चंद्रभानु का घर दिखाया गया है। यहाँ पे चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। सूत्रधार आता है। राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था। और मतलब कि कोई भी उससे प्रश्न पूछते थे तो उससे वो हाथों हाथ अपना जवाब तैयार रखता था। तो जो भी सभा में बैठे हुए लोग थे वो गोपाल से बहुत ही ईर्ष्या रखते थे, बहुत ही वो उनसे जेलस थे कि वो इतना जल्दी से जवाब कैसे दे देता है। और राजा का वो प्रिय मित्र भी था। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, छकाना मतलब कि हराने की कोशिश करते थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन वो कभी भी उनसे हारता नहीं था और वो ही हमेशा पीछे हट जाते थे। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। तो इसी में एक गोपाल भांड से बहुत ही ईर्ष्या करता था, वो था चंद्रभानु नाम का एक मंत्री। तो वो अलग अलग योजनाएं बनाता रहता था गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए, उसको हराने के लिए। तो उसने एक योजना बनाई कि अपने घर पे उसको शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शतरंज यानी चेस। तो चंद्रभानु खेलते खेलते अचानक, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना, तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो। तो चंद्रभानु खेलते खेलते उसके दिमाग में क्या आया और वो बोलते चला गया कि तुम्हें बहुत ही बुद्धि पे घमंड है अपनी, तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सब वो बोल रहा था गोपाल भांड को। तो गोपाल जो था वो शांत भाव से उसकी ओर देख रहा था। तो चंद्रभानु ने कहा, क्यों, क्या कहते हो, मेरे इन बातों के लिए तुम्हें क्या कहना है? चंद्रभानु ने ऐसा कहा। तो गोपाल भांड मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप ठीक ही कहते हैं। यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ये किसी के लिए भी असंभव नहीं है। यदि आप सोच समझ के कोई भी कार्य करते हो तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते हो, आप हमेशा उस कार्य में आप सफल ही होते हो। तो चंद्रभानु अशिष्टता से उसको बोलता है, तुम बहुत घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। तो गोपाल भांड कहते हैं, वह क्या है? तो चंद्रभानु बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। अब ये कैसी योजना है, देखिए। तो गोपाल भांड कहते हैं, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। तो चंद्रभानु कहते हैं, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह करके दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपए मुझे दोगे, मंजूर है शर्त? तो गोपाल हामी में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं कि मुझे शर्त मंजूर है। तो दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे पहला दृश्य खत्म हो जाता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। तो राजा कृष्णचंद्र की सभा दिखाई गई है। दूसरे दृश्य में गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। तो गोपाल भांड कहते हैं, भांड झुक कर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं यह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। तो अब यहाँ पे देखिए कि गोपाल भांड ने क्या योजना बनाई महाराज का कुर्ता उतरवाने के लिए।
तो गोपाल भांड ने कहा कि महाराज, मेरे अंदर ऐसी दिव्य शक्ति है कि मैं यहाँ पे कुछ भी देख सकता हूँ और वो कोई भी नहीं देख सकता है ऐसा। तो राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, कोई उदाहरण पेश करो, दिखाइए भाई, हमें भी दिखाइए कौन सी दिव्य शक्ति है। राजा ने ऐसा कहा। तो गोपाल भांड कहते हैं, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। तो महाराज ने तो सारे कपड़े पहन रखे थे, तो उसने एक योजना बनाई उनका कुर्ता उतरवाने के लिए, कि उसने कहा कि मुझे आपके दाहिने यानी राइट वाले कंधे के ऊपर एक छोटा सा तिल दिखाई दे रहा है। तो राजा भी आनंद लेते हुए कहा, अच्छा ऐसा है। तो गोपाल भांड कहते हैं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज, मुझे यह वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो गोपाल भांड ने कहा कि मुझे तो वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब तिल जैसी चीज जो है वो खुद को ज्यादा पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता है। तो गोपाल भांड ने इतना कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे वह तिल हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो राजा कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए देना। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो गोपाल भांड ने चंद्रभानु के साथ शर्त लगाई थी 500 रुपए की। अब यहाँ पे राजा ने भी शर्त लगा ली कि अगर मेरे कंधे पे तिल निकला तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर नहीं निकला तो तुम मुझे 100 रुपए देना। तो गोपाल बहुत हैरान होता है। तो गोपाल भांड अपने आप से बोलता है, महाराज अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है। तो राजा से उसने मन में सोचा, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। तो राजा कहते हैं, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर। तो गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, नहीं महाराज। तो राजा प्रसन्नता पूर्वक, तो मैं शर्त जीत गया। तो राजा को तो पता ही नहीं था कि वो पहले से ही शर्त लगा के आया है। तो गोपाल भांड 100 रुपए देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। तो राजा ने हंसी रोकते हुए कहा, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा ले उसे वह 100 रुपए देगा। तो चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोशिश करूं, आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। तो अब राजा को तो 200 रुपए मिल गए, क्योंकि चंद्रभानु ने सभा में शर्त लगाई थी कि अगर कोई गोपाल को हरा सकता है तो मैं उसको 100 रुपए दूंगा। तो इसलिए राजा ने गोपाल भांड से भी 100 रुपए ले लिए और चंद्रभानु से भी 100 रुपए ले लिए। तो गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करता है, और गोपाल भांड कहता है, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा लीजिए। तो चंद्रभानु आता है। तो राजा बोलते हैं, चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपए जीत लिए, और तुम्हारी शर्त भी। तो चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है। चंद्रभानु रुपए देते हुए महाराज को, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप कहते हैं तो। राजा उसे पूरी बात बताते हैं। तो राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, इसे कहते हैं भाग्य। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो यहाँ पे राजा तो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने दोनों शर्तें जीत ली और उनको 200 रुपए मिले। तो सूत्रधार वहां पे आता है, दोनों में यह साहस न था कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। अब ये तो राजा को पता नहीं था, अब राजा को कौन ही बताए। तो यहाँ पे तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। राजमहल के बाहर का दृश्य दिखाया गया है। चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। तो चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। हाय, मेरे 600 रुपए गए। तो यहाँ पे चंद्रभानु को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने ये शर्तें क्यों लगाई। तो वो बहुत दुखी हो रहा था कि उसके 600 रुपए तो चले गए, 600 रुपए कोई कम नहीं होते हैं। तो गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गोपाल भांड उसको समझाता है कि अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो सभासद, सभा के सदस्य, छकाना, हराना या नीचा दिखाना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, असंभव, जो हो ना सके, अशिष्ट, असभ्य, स्वीकृति, मंजूरी, सहमति, दिव्य, दैवी, अलौकिक, राजाधिराज, राजाओं के राजा, स्पष्ट, साफ,
भाग्यशाली जिसका भाग्य अच्छा हो, चाल चतुराई। तो यहाँ पे दो मुहावरे भी आए हैं, मुंह की खाना यानी हार जाना और नीचा दिखाना हराना। और शुद्ध लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं सभासद, बुद्धि, असंभव, दिव्य, स्पष्ट, हैरान, भाग्यशाली, अभिनय। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है गोपाल भांड कौन था? तो गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद था। वह राजा का प्रिय मित्र था तथा वह बहुत ही हाजिर जवाब था। ख है चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? तो चंद्रभानु ने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। ग है शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? तो शर्त में दोनों तरफ से चंद्रभानु हारा, वह राजा से 100 रुपए और गोपाल से 500 रुपए हारा। लिखित का पहला प्रश्न है चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? तो चंद्रभानु ने गोपाल से महाराज का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? तो चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि वह 24 घंटे के अंदर गोपाल महाराज का कुर्ता उतरवा देगा तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। असफल होने पर गोपाल को 500 रुपए देने पड़ेंगे। ग है राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? तो राजा ने अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वे गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्तें जीत गए थे। घ है गोपाल शर्त कैसे जीता? तो गोपाल ने महाराज से शर्त जीतने के लिए गलत कहा कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है और उसके द्वारा वह देख रहा है कि महाराज के दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल है। महाराज ने भी 100 रुपए जीतने के चक्कर में अपना कुर्ता उतार कर दिखा दिया। इस प्रकार गोपाल और महाराज दोनों ही शर्त जीत गए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पर चंद्रभानु कौन था? मंत्री था। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? गोपाल को नीचा दिखाने के लिए। ग है बुद्धि का प्रयोग। यह शीर्षक उपयुक्त है, ये कहानी का शीर्षक है क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमत्ता को उजागर किया गया है कि बुद्धि के द्वारा आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। सोच समझ के आप कोई भी कार्य, असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हो। लिखो कि आपको यह नाम क्यों अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको अपनी समझ बुद्धि के द्वारा ही यह लिखना है। अगला है सोचकर लिखो का प्रश्न। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के क्या लाभ होते हैं? तो बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। बुद्धि के प्रयोग से बलशाली को भी हराया जा सकता है। हाजिर जवाबी से जहां एक ओर हास्य का माहौल बनता है वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे है भाषा से का पहला प्रश्न। तो भाषा से का पहला प्रश्न है शब्द के शुरू में अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना है। तो प्रिय अप्रिय, प्रसन्न अप्रसन्न, संभव असंभव, स्पष्ट अस्पष्ट, विश्वास अविश्वास, शिष्ट अशिष्ट, स्वीकार अस्वीकार, न्याय अन्याय। प्रश्न संख्या 2 है दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाना है हमें यहाँ पे। तो शिष्ट का शिष्टाचार, शिष्टता, अशिष्ट। सभा का सभासद, सभापति, सभागार। शांत का अशांत, शांति, शांतिपूर्वक। बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमता, बौद्धिक। राजा का महाराज, राजमहल, राजकुमारी। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसार काल बदलकर वाक्य आपको दोबारा लिखने हैं। सामने आपको काल दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको ये वाक्य बदलने हैं। तो पहला है मैं ठीक ही कह रहा हूँ, इसको भूतकाल में बदलना है। तो मैं ठीक ही कह रहा था। ख है गोपाल राजा का प्रिय मित्र था, इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो गोपाल राजा का प्रिय मित्र है। ग है मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसको भविष्य काल में बदलना है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 4 है या हैं लिखकर वाक्य पूरे करो। क है मुझे आप शर्तें मंजूर हैं, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। ग है मुझे तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घ है आज मैंने 2 शर्तें जीत ली हैं। ड़ है 600 रुपए भी कम नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है
विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाकर लिखने हैं। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाने हैं। तो विशेषण में प्रिय, विशेष्य में मित्र। तो प्रिय मित्र, दिव्य शक्ति, ऊंचे विचार, 100 रुपए, छोटा तिल। प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं ताकि गलतियां कम हों। पहला वाक्य है, गोपाल ने अपनी बुद्धि से शर्त जीत ली। हम अपनी बुद्धि से कुछ भी जीत सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप। अभिनय, गोपाल ने राजा के सामने दुखी होने का अभिनय किया। तो यहाँ पे आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि हमें अभिनय करना अच्छा लगता है। मित्र है, मित्र का, गोपाल राजा कृष्णचंद्र का प्रिय मित्र था। तो राम मेरा प्रिय मित्र है। विश्वास, चंद्रभानु को विश्वास था कि वह शर्त जीत जाएगा। मुझे विश्वास है मैं प्रथम आऊंगा। तो योजना, रागिनी, सीमा और विभू ने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। तो मैंने आज योजना बनाई बहुत सारी पढ़ाई करने की। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।